हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम डेज़ बाकी हैं आपके एग्ज़ाम्स में। आई होप आपका सारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा और जितने भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग उसे दोबारा से अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट डेज़ में आप लोगों को कोई भी न्यू टॉपिक को नहीं टच करना है जो आपने नहीं पढ़ा है। आई होप वैसे तो आप लोगों ने सारे टॉपिक्स पढ़ ही लिए होंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, बट फिर भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छोटा बहुत सा टॉपिक है आपने नहीं पढ़ा है, उसे मिस हो गया है, आप लोग उसे अब ना टच करिएगा। दोबारा से आपको बस क्या करना है, सारे टॉपिक्स जो आप लोग पढ़ चुके हैं उनका अच्छा सा रिवीजन करिए, बार बार उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल पेपर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख जरूर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। पूछा गया है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम एंड सोज एडिशन रिएक्शन। गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ईथेन फ्रॉम ईथीन। यहाँ पे पहले लाइन में तो ये बताया गया, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा सकता है। दूसरा, जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एडिक्शन रिएक्शन शो करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कैसे ईथेन एंड ईथीन, मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश करने का एक जो टेस्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है उसको डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट, कि जब भी हम लोग ईथीन का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा क्या होता है, C2H4। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और साइड में 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। तो ये आपका ईथीन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ईथीन की ब्रोमीन सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका इथाइलिन ब्रोमाइड बनता है। पहले जो ब्रोमीन सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, बट जब वो इथीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना कलर को लूज कर देता है। तो ये आपको रिएक्शन मिलती है जब आप इथीन की रिएक्शन कराते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाती हूँ कैसे होती है। आपने लिया इथीन C2CH2 एंड CH2। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट चलिए मैं बॉन्ड बना देती हूँ, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं। तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर का होता है ब्रोमीन सोल्यूशन। जब आप Br के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2Br एंड CH2Br, ये फॉर्म होता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचता है। ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गया, एक कार्बन कार्बन के बीच में, एक Br के साथ, 4 टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब ये जो इथाइलिन ब्रोमाइड बनता है, सॉरी इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, क्योंकि 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, इथाइलिन क्यों कहेंगे, इस ग्रुप को इथाइलिन कहते हैं, और 2 ब्रोमीन लगे हैं तो डाई ब्रोमाइड, इसका नेम होता है इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। तो ये कलरलेस होता है। तो ये रिएक्शन सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही दिखाते हैं। मतलब जब भी आप इसे ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डालेंगे तो वो अपना कलर को लूज कर देगा ब्रोमीन सोल्यूशन। बट अगर आप इथेन के साथ करेंगे तो ऐसा कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये रिएक्शन लिख के और एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक इथीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या लिखेंगे, इट लूजेज इट्स ऑरेंज कलर एंड अ कलरलेस compound is formed. Its name is
ethylene dibromide. But this reaction does not occur in the presence of ethane because it does not contain any double bond. बस, तो ये आपका एक टेस्ट हो गया डिस्टिंग्विश करने के लिए ईथेन और एक। अगर आप लोग ये वाला नहीं याद रख पाते हैं तो आप लोग एक और बता सकते हैं। जो ईथेन होता है ना, जब आप उसे बर्न करते हैं तो वो कैसा क्लियर फ्लेम देता है। जब भी आप ईथेन को बर्न करेंगे तो एक बिल्कुल क्लियर फ्लेम निकलेगा, मतलब जब उसे बर्न करेंगे तो वो पूरा जल जाएगा, कोई भी स्मोक या कोई भी अदर कलर का आपको फ्लेम नहीं नज़र आएगी, क्लियर फ्लेम दिखेगी। बट आप जब ईथीन को बर्न करते हैं ना तो उसमें स्मोक मतलब ब्लैक कलर का फ्लेम नज़र आता है एक तरीके का, तो वो वाला आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से नंबर चाहिए पूरे 2 मार्क्स तो आप इस वाले को ही लिखिएगा, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे अटैम्प्ट कर लेंगे अगर उनके एग्जाम में आता भी है। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होती है, मतलब होता है उसके बाद वो दोनों फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत फर्दर टाइप्स और होते हैं। एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन होता है, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी फर्दर डिवाइडेड होता है। कुछ नेचुरल होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट का पार्ट होता है उसी से न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। ठीक है, अब वो हमेशा सीड नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है ना, सीड नहीं होती है, क्या होता है कोई भी प्लांट का जो पार्ट होता है उसकी हेल्प से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका प्लांट का, तो उसमें ही लीफ के बाउंड्री पे ही छोटी, जैसे ये ब्रायोफिलम की लीफ है तो इसकी बाउंड्री पे ही छोटी छोटी लीव्स आ जाती हैं जिनसे न्यू ब्रायोफिलम का प्लांट बन जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल अगर आप लोग देखें स्पाइरोगैरा, तो क्या होता है उसमें किसी भी प्लांट का फ्रेगमेंट टूट के एक नया प्लांट बन जाता है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, राइजोपस होता है, मतलब उसमें एक पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब वो बस्ट हो जाता है पूरा उसका कवर, तो उसके बाद से उसके जो स्पोर्स होते हैं वो गिर जाते हैं या एयर की हेल्प से कहीं और पे गिरते हैं, तो वहाँ पे जाके जहाँ पे ये गिरेंगे तो उससे एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हो गए। 3 तो जरूर लिख दीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, ब्रायोफिलम लिख सकते हैं। और आर्टिफिशियल वे में हम लोग जब करते हैं, जैसे रोज़ के प्लांट को लगाते हैं तो कटिंग करते हैं उसके स्टेम की और फिर लगाते हैं। दूसरा मैंगो में भी ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। फ्रेगमेंटेशन का आप लिखिएगा स्पाइरोगैरा एंड स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस। ओके, राइजोपस एक तरीके की क्या होती है, फंगस होती है, उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट हाँ फिर भी इसे थोड़ा साइड बुक से कहीं से पढ़ जरूर लीजिएगा और डिटेल में। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या होता है कि जो फैट होता है वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, बट जो बाइल जूस सिक्रीट होता है लीवर के थ्रू, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसमें जो वाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फैट को स्मॉल गोव्यूल्स मतलब छोटे छोटे ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स में तोड़ देते हैं। इमल्सिफाई कर देने का मतलब होता है उनको तोड़ देना। और ठीक है, तो ये एक कैसा वाइटिश मतलब मिल्की इमल्सन का फॉर्मेशन करते हैं। इमल्शन क्या होता है, एक तरीके का सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसे सोल्यूशन को ही कह रहे हैं हम लोग इमल्शन अभी। तो यहाँ पे ऐसे करके गॉल्व्यूल्स बनाते हैं, उसके बाद ये मिल्की कलर का स्ट्रक्चर मतलब अपीयरेंस होता है उनका। फिर ये तो बाइल जूस का काम होता है कि फैट को छोटे छोटे इन स्ट्रक्चर्स में तोड़ देना। उसके बाद क्या होता है, जब ये फर्दर ये इसमें टूट जाते हैं तो फिर एक एंजाइम होता है स्टेप्शन। तो ये जो स्टेप्शन होता है वो इनको फर्दर तोड़ता है किसमें, फैटी एसिड्स में और
ग्लिसरॉल्स में। तो आप लोगों ने जब भी देखा होगा ना फैट को, जैसे प्रोटीन्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या देखी हम लोगों ने, पहले प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टोन्स में टूटता है, ठीक है, दूसरा लास्ट में अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। ऐसे ही हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स में टूटते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो फैट किस में टूट जाता है, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। तो ये होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इसको भी पॉइंट वाइज लिखिएगा कि विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड सॉल्ट्स, पहले ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में स्ट्रक्चर्स में टूट जाता है, ठीक है, जो कि एक मिल्की इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लिखेंगे ये फर्दर स्टेप्शन एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसके थ्रू क्या हो जाता है, इजी एब्जॉर्प्शन हो जा पाता है फैट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पॉइंट वाइज आप लोग लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस भी नहीं होगा आपका वहाँ पे जब आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऐसे विलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन काम होता है वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का होता है, ठीक है, मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जितना भी फूड होता है ये इन विलाई के थ्रू क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इन वेलाइज में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जितना भी जो भी प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होना होता है वो ब्लड की वेसल्स में यहाँ वेलाई के थ्रू चले जाता है उसमें, और फिर ये ब्लड वेसल्स उन सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है, सारे सेल्स तक पहुँचा देता है। तो मेन टर्म जो आपको इस आंसर को फ्रेम करते वक्त यूज़ करनी है वो है विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होती है। इसके थ्रू सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जो कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। विलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो उन सारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचा देती हैं। बस इतने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखने हैं आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। अच्छा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये लेंस का है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोला गया एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 सेंटीमीटर हाई है, मतलब उसकी हाइट दे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला गया है इट इज़ प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यू बोला गया है -20 सेंटीमीटर। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। फोकल लेंथ बोली गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसको जब सॉल्व करना होगा सबसे पहले क्या निकालना है, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, नेचर निकालना है, पोजीशन भी निकालनी है, सारी चीज़ें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे भी सॉल्व तो नहीं करके दिखा रही हूँ, बट हाँ मैं बता रही हूँ कि क्या करना होगा आपको। सबसे पहले तो आप लोग इस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसमें आप लोग u एंड f की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, फिर आपकी v निकल आएगी। जब आपकी v निकल आएगी तो आपने एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं m इक्वल्स टू v अपॉन यू एंड दिस v अपॉन यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे, जब v की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको हाइट ऑफ इमेज में मिल जाएगी। ओके, और नेचर पोजीशन कैसे पता चलता है, कैसी वैल्यू आई है उसकी, नेगेटिव आई है या फिर पॉजिटिव आई है, तो वहाँ से आप लोग वो कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस छोटा सा न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ पे पूरा सॉल्व करके, तो आप लोग वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई जितने भी क्वेश्चंस हैं, सोल्यूशन है, मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगी और आपको नई जो भी वीडियो आ रही होगी उसका भी वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक्वेरियम क्या होता है, एक तरीके का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, और जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो सारी क्या होती हैं,
नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से ऐसे सेटअप होता है कि हर ट्रॉपिक लेवल का एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाया जाता है कि प्रॉपर साइकिल चले, चाहे फूड साइकिल हो या फिर वाटर साइकिल हो, जो भी चीज़ें प्रॉपर से हों। क्या होता है, पॉन्ड में अगर कोई फिश मर जाती है तो क्या होता है, वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे पॉन्ड्स में, लेक्स में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, और फिर वो स्मॉलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं तो प्लांट्स वहाँ से उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक तरीके से। तो ये काम कौन कर रहा है डिकम्पोजिशन का? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड्स और लेक में प्रेजेंट है। बट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्वेरियम में नहीं प्रेजेंट होते। तो जो भी फिश अगर डेथ हो जाती है, किसी भी फिश डेथ हो जाती है, तो उसका हमें रिमूव करना पड़ता है, दोबारा से एक्वेरियम क्लीन करना पड़ता है, ये रीज़न होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं किसमें? एक्वेरियम में। दूसरा, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डेट वी जनरेट। अच्छा, यहाँ पे तो आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होती ईजिली, तो फिर क्या हो जाता है, अगर वो आप लोग उसको डंपिंग भी कर देते हैं तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है एक तरीके से। दूसरा, केमिकल्स जो इतने सारे फैक्ट्रीज से रिलीज होते हैं वाटर में, अगर आप उसे डिजोल्व कर देते हैं तो वाटर एसिडिक हो जाता है, वो कैसा नहीं होता है, पोटेबल नहीं होता, मतलब उसे ड्रिंक नहीं कर सकते आप लोग। नेक्स्ट है, जो आप लोग फार्मिंग में इतने सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स, तो उनको फूड में चला जाता है, प्लांट में चला जाता है, तो वो हम लोग जब खाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ये सारे बहुत सारे आप लोग पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिएगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है उसको रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट इज डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। ठीक है, किसकी हेल्प से? जैसे अगर एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो जो लाइट आती है वो उन पे जाके टकराती है और फिर वो स्कैटर हो जाती है। अगर क्या होता है, पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है तो क्या होती है, वाइट लाइट स्कैटर होती है। अगर पार्टिकल्स का साइज़ छोटा छोटा होता है तो आप लोगों को ब्लू कलर की लाइट दिखती है। जैसे जो आपका स्काई है वो आपको ब्लू कलर की दिखती है क्योंकि बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, जितनी भी सनलाइट आती है वो उससे टकरा के स्कैटर हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ दोबारा से बोल रही हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, कि कभी भी आंसर फ्रेम करना तो उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखना। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें पूछी गई हो बस उतना ही लिखिएगा, वरना आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मिलने के कम होते हैं। तो आई होप आप आज का ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन होते हैं, सेक्शन सी एंड डी, उसमें ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको ऐसे एक्सप्लेन करना तो इजी नहीं होता है। बट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे पूरा सैम्पल पेपर डाल दूँगी। ओके, तो वहाँ से आप लोग उन क्वेश्चंस को चेक करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।